नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है उर्वरक की उपलब्धता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत राय ने। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि देश भर के किसानों, विशेषकर ओडिशा के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसी प्रकार की कमी या वितरण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल हुआ है और किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और वहनीयता में और सुधार लाने, साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास भविष्य के लिए क्या योजनाएं और रणनीतियां हैं। इस सवाल का जवाब कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि प्रत्येक फसल सीजन रबी और खरीफ के प्रारंभ होने से पहले प्रमुख उर्वरक यूरिया, डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की जरूरत का आकलन किया जाता है, ताकि सभी राज्यों के किसानों को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान सीजन के दौरान देश भर में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरक की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। 5/8/2024 तक अखिल भारतीय उपलब्धता निम्नानुसार है। देश भर के राज्यों में उर्वरक की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्य को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करती है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरक की आवाजाही की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक आधार राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता की निगरानी होती है। भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सिफारिश पर उर्वरक के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा का समर्थन कर रही है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य IANM डिवीजन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनुभाग में जैविक खाद और जैव उर्वरक के संयोजन से द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है। इस स्कीम के तहत देश के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए मृदा के नमूनों का परीक्षण किया जाता है। मृदा के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्रित किया जाता है और 12 मापदंडों जैसे पीएच, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध एनपीकेएस और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए विश्लेषण किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार जैव उर्वरक व जैविक उर्वरक के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार देश में परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन कर रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। भारत सरकार प्रधानमंत्री मातृ पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार कार्यक्रम नामक स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरक के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर वैकल्पिक उर्वरक को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है। इस स्कीम के तहत
किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी के माध्यम से बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान के रूप में दिया जाता है। यूरिया सब्सिडी स्कीम और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी जैसे प्रमुख उर्वरक सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को निर्धारित मात्रा के मुताबिक उर्वरक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करती है। अगला सवाल जुड़ा है कृषि सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जग्गेश ने। अपने सवाल में उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या यह सच है कि एक सुदृढ़ कृषि सांख्यिकी प्रणाली के निर्माण के लिए फसल बुआई के सही आंकड़े एकत्र करना महत्वपूर्ण है। क्या सरकार नियमित डिजिटल फसल सर्वेक्षण करके अपनी कृषि सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है? अगर हाँ, तो पिछले वर्ष प्रायोगिक आधार पर 12 राज्यों में शुरू किए गए डिजिटल सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं? और सरकार द्वारा अधिक यथार्थवादी कृषि उत्पादन पूर्वानुमानों को पुख्ता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि फसल सांख्यिकी खरीद, निर्यात, आयात, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, वितरण, जीडीपी अनुमान आदि से संबंधित कई नीतिगत निर्णय लेने में सरकार की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संबंध में एक कृषि वर्ष जुलाई से जून के दौरान यह मंत्रालय प्रमुख कृषि फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में 3 अग्रिम अनुमान और अंतिम अनुमान तैयार करता है और जारी करता है। कृषि राज्य का विषय है, इसलिए फसल सांख्यिकी तैयार करने के लिए डेटा मुख्य रूप से राज्यों से प्राप्त किया जाता है। राज्यों में कई फसलों के क्षेत्र की गणना राज्यों द्वारा की गई गिरदावरी के माध्यम से प्राप्त होती है और कई फसलों की उपज का अनुमान कटाई के दौरान किए गए फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्षेत्र गणना और उपज आकलन की प्रणाली, नवीनीकरण और सटीक फसल उत्पादन अनुमान तैयार करने के लिए मंत्रालय ने पहल की है। खरीफ 2023 से 12 राज्यों में पायलट आधार पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य बोई गई फसल के आंकड़े के संबंध में एकल और सत्यापित वास्तविक स्रोत तैयार करना है, जो सटीक फसल क्षेत्र अनुमान और कई किसान केंद्रित उपायों के सृजन के लिए उपयोगी है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS एप्लीकेशन के माध्यम से लागू किया जाता है, जो एक ओपन स्रोत है और इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली तकनीकों के साथ भू संदर्भित कैडस्ट्रल मानचित्र जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है, ताकि कृषि क्षेत्र की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त उपज अनुमान की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और समय अंतराल को कम करने के लिए इस मंत्रालय ने डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम फसल कटाई प्रयोगों के सिद्धांतों पर आधारित सावधानी पूर्वक तैयार की गई सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करता है। GCES मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल की शुरुआत से फसल कटाई प्रयोग के परिणामों को सीधे खेत से रिकॉर्ड करने में परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई है। GPS सक्षम फोटो कैप्चर और स्वचालित प्लॉट चयन जैसी नवीन सुविधाओं के लिए यह तकनीक उन्नति प्रणाली के भीतर पारदर्शिता और सटीकता में महत्वपूर्ण वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय अंतरिक्ष, कृषि, मौसम विज्ञान और भू आधारित अवलोकन का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य नवीनतम तकनीक के उपयोग से स्केलेबल फसल पूर्वानुमान प्रणाली को सक्षम करना है। FASAL में शामिल है रिमोट सेंसिंग पर आधारित फसल मैपिंग, जिसका उद्देश्य क्षेत्र सांख्यिकी और विषयगत मानचित्र तैयार करना है। दूसरा, उपग्रह सूचकांकों की सहायता से चयनित फसलों की सूक्ष्म निगरानी के लिए फसल विशिष्ट निरीक्षण और निगरानी प्रणाली और फसल
स्वास्थ्य कारक उपलब्ध कराना है। तीसरा, प्रौद्योगिकी आधारित फसल उपज पूर्वानुमान प्रणाली जो विभिन्न मॉडलों जैसे अर्ध भौतिक मॉडल, फसल सिमुलेशन मॉडल और अर्थमितीय और सांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से उपज पूर्वानुमान को सक्षम बनाती हैं। हाल ही में मंत्रालय ने उपज पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जैसी एजेंसी और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता जैसे नए नॉलेज पार्टनर्स के साथ सहयोग कर रही है। अगला सवाल जुड़ा है विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा है कि सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। क्या सरकार ने विश्व बाजार में विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है। क्या सरकार द्वारा पिछले दशक में किए गए प्रयासों से देश के सकल घरेलू उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में सहायता मिली है। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को प्रोत्साहित करने, भारत को वैश्विक विनिर्माण हब में परिवर्तित करने और विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नव प्रयोग का हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। वर्तमान में मेक इन इंडिया में 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिसे कई मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए ऐसे 14 मुख्य विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई है, जो आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति और कार्यनीतिक महत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें मोबाइल और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, औषधि मध्यवर्ती सामग्री तथा सक्रिय औषध निर्माण घटक, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च क्षमता वाले और पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल, बैटरी और ड्रोन को घटक शामिल किया गया है। इन स्कीमों में उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने, विनिर्माण आउटपुट को बढ़ाने और भविष्य में तीव्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की क्षमता है। अनेक पीएलआई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की बढ़ोतरी होने के भी प्रमाण हैं, जैसे वैश्विक स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने अपने आपूर्तिकर्ता वेंडर तथा फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को भारत में हस्तांतरित कर दिया है। सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में काफी कमी आई है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन पर आयात वर्ष 2014-15 के 48,609 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 7,664 करोड़ रुपए रह गया है। दूसरी ओर मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 के 1,566 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,28,982 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। हाल की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव रसायन और अशोधित उर्वरक जैसे क्षेत्रों में भी आयात में काफी कमी दर्ज की गई है, जहां आयात में क्रमशः 45.1%, 31.3% और 42.2% तक की कमी आई है। अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस समर्थित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीतिगत सुधार, मल्टी मॉडल अवसंरचना की एकीकृत प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, औद्योगिक पार्क की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के कार्य, अनुपालन बोझ में कमी करने के उपाय,
सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम आदि शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार स्थिर कीमतों पर कुल सकल मूल्य संवर्धन के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 17.2% से बढ़कर 2023-24 में 17.3% हो गई है। अगला सवाल जुड़ा है डार्क वेब पर वैयक्तिक डेटा के लीक होने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एडी सिंह ने। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि क्या यह सच है कि एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी ने दावा किया है कि कई भारतीय नागरिकों के आधार और पासपोर्ट के विवरण सहित व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी डार्क वेब पर बेची जा रही है। क्या इस मामले की जांच हुई है? डेटा लीक के कारण उत्पन्न हुए खतरे का स्तर क्या है और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बनाए गए केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी से आधार डेटा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। सरकार कई साइबर सुरक्षा खतरों और चुनौतियों के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है और सरकार ने नागरिकों के आधार और पासपोर्ट के डेटा सहित डेटा की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। UIDAI ने आधार नंबर धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसने केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी डेटाबेस की सुरक्षा के लिए गहन सुरक्षा के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा बुनियाद ढांचे को लागू किया है और UIDAI सिस्टम की सुरक्षा के लिए लगातार इसकी समीक्षा करता है। इसके अलावा CIDR को एक संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर आधार पर सुरक्षा इनपुट प्रदान करता है। UIDAI ट्रांसमिशन और स्टोरेज में डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। UIDAI की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली IESO प्रमाणित है। UIDAI को ISO, IEC गोपनीयता सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रमाणित किया गया है। आधार इकोसिस्टम के लिए शासन, जोखिम अनुपालन और प्रदर्शन ढांचे के निर्माण और इसके अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी को नियुक्त किया गया है। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम में सुरक्षा की 7 परतों के साथ एक जीरो ट्रस्ट सुरक्षा ढांचा नियोजित किया जाता है। सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी में 24/7 आधार पर आवश्यक समाधान के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र भी स्थापित है। इसके अलावा सभी अनुपालन के अनुरूप है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक आधार पर व्यापक और समिति दोनों प्रकार की लेखा परीक्षा शामिल है, जिनमें भेद्यता मूल्यांकन और प्रसार परीक्षण सहित नियमित रूप से लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने की स्पष्ट जिम्मेदारी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक ऐसे तरीके का प्रावधान करता है जो डेटा फिड्यूशरीज द्वारा वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस समाधानों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के उपयोगकर्ता मंत्रालय, विभाग और एजेंसियों को IT सहायता प्रदान करता है और साथ ही नागरिकों को डेटा वाले कई सरकारी डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करता है। NIC उद्योग मानकों और पद्धतियों के अनुरूप सूचना सुरक्षा प्रणाली सूचना सुरक्षा नीतियों और पद्धतियों का पालन करता है, जिसका उद्देश्य साइबर हमलों को रोकना और डेटा की सुरक्षा करना है। 13 नए विभिन्न मंत्रालयों को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा या सूचना का प्रसंस्करण करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की रूपरेखा बताई गई है। 13 ने सूचना सुरक्षा श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षण करने के लिए 176
सुरक्षा लेखा परीक्षण संगठनों को सूचीबद्ध किया है। सर्टिन ने जून 2023 में सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा निर्देश जारी किया है, जिनमें डेटा सुरक्षा नेटवर्क, सुरक्षा पहचान और पहुंच प्रबंधन, एप्लीकेशन सुरक्षा, तृतीय पक्षकार आउटसोर्सिंग, सख्ती की प्रक्रिया, सूचना निगरानी, घटना प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिटिंग जैसे डोमेन शामिल हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र सर्टिन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मॉलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स और श्रेष्ठ पद्धतियां भी प्रदान करता है। सर्टिन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है, जिसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार और उनके संगठन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए किया जाता है। सर्टिन द्वारा 92 ऐसे अभ्यास आयोजित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लगभग 1400 संगठनों ने भाग लिया है। CERT इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र देश में साइबर स्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। NCC साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए साइबर स्पेस से मेटा डेटा साझा करके कई एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा उपलब्ध कराता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में भी हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ अहम मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। अगला सवाल आयुष स्वास्थ्य योजना से है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रवीण पटेल ने। उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य योजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसका क्या लक्ष्य है। आयुर्वेद स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कुल कितने लाभार्थी हुए हैं। आयुर्वेद स्वास्थ्य योजना के लिए वार्षिक बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है। गुजरात सहित देश में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की घटनाओं को कम करने में आयुर्वेद स्वास्थ्य योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयुर्वेद स्वास्थ्य योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 2 घटक हैं। पहला आयुष एवं जन स्वास्थ्य, दूसरा उत्कृष्टता केंद्र। आयुष एवं जन स्वास्थ्य घटक का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रमाणिक शास्त्रीय आयुष उपचारों को शुरू करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष उपचार को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य में आयुष स्वास्थ्य देखभाल के लाभों को प्रदर्शित करना, आयुष पद्धति के एकीकरण से सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 और सतत विकास लक्ष्य 3 SDG 3 के कार्यान्वयन के लिए सहायता देना। जन स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों में आयुष उपचारों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता का प्रलेखन, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्यान्वयन हेतु बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है। इसके अलावा PHI घटक के तहत खेल चिकित्सा के लिए आयुष के उद्देश्य इस तरीके से हैं। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए खेल चिकित्सा में आयुष उपचार के उपयोग को बढ़ावा देना, खेल से संबंधित चोटों के उपचार और उसके पुनर्वास के लिए आयुष चिकित्सीय कार्यकलापों को बढ़ावा देना। COE घटक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष एवं एलोपैथी संस्थानों में उन्नत विशिष्ट आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई की स्थापना हेतु सहायता देना। ऐसे प्रतिष्ठित संगठनों के रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों के लिए सहायता देना, जिनके पास सुस्थापित भवन और बुनियादी ढांचा है और जो उत्कृष्टता केंद्र के स्तर पर आयुष पद्धतियों के लिए काम करना चाहते हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत
2021-22 से कुल 6,67,374 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। इस मंत्रालय ने गुजरात सहित देश में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की घटनाओं को कम करने में आयुष स्वास्थ्य योजना के प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अगला सवाल जुड़ा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने। उन्होंने महिला एवं विकास मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की पारिश्रमिक में की गई वृद्धि कुशल और अर्धकुशल कामगारों के पारिश्रमिक में की गई वृद्धि के बराबर नहीं है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, और देश में कुशल और अर्धकुशल कामगारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी कितनी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका स्थानीय समुदाय की मानद कार्यकर्ता है, जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख और विकास के लिए क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में वृद्धि किया है। वर्तमान में मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,500 रूपए प्रति माह, लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,500 रूपए प्रति माह और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2,250 रूपए प्रति माह है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सुप्रियका को 250 रूपए प्रति माह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 रूपए का कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन मानदेय भी दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। राज्य द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त मानदेय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पदोन्नति मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 2 लाख रुपए के जीवन कवर का बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 59 साल की आयु वर्ग में 2 लाख रुपए, दुर्घटना, मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, के तहत स्वयं को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।